उसने ओके करिए, उसे फिर क्या करना है? ये ललित जी का फोन आ रहा है, उसके लिए मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन और आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, ऑनरेबल डॉक्टर गिरीश आहूजा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और आज का टॉपिक है टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। वैसे तो सर ने इस लॉकडाउन के दौरान आई थिंक पूरा डायरेक्ट टैक्स जो है एलैबोरेट कर दिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जब तक सर को दोबारा से फिर से ना सुन ले, और अब तो धीरे धीरे बजट भी नजदीक आ रहा है, तो आई थिंक सर की रिकमेंडेशन लगभग सारी मानी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जिससे दिक्कत भी हो रही है। सर हालांकि ठीक करवा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पानीपत ब्रांच की तरफ बता से। दो कौन सी रिकमेंडेशन में आपकी दिक्कत हो रही है, ये तो बताओ। सर अभी डिस्कस हो, अभी आप ही बताते हो सर प्लेटफॉर्म पे कि ये मैंने बोला था, वो उसने ठीक नहीं किया। वो तो उनकी मर्जी है, वो सुनते नहीं है तो क्या करें। जी जी। और हमारे साथ हम वेलकम करना चाहेंगे फरीदाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा विपिन जी कि आप एक बार इनॉग्रल सर का वेलकम करें सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से। जी विपिन जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू भूपेंद्र जी, बड़े भाई को प्रणाम। गुरु जी, हमारे टैक्स गुरु गिरीश आहूजा जी, बहुत बहुत, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और आपकी गाइडेंस इसी तरीके से हमें मिलती रहे। और सर मतलब जब भी हम आपको सुनते हैं तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को जो टैक्सेशन में कॉन्फिडेंस आता है, चाहे वो बजट के लिए तो जब तक बजट आपके उसको सुना नहीं तो हमें बड़ी खुशी होती है सर। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके बना रहे, और मैं सभी मेंबर्स का स्वागत करूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा अपने बड़े भाई भूपेंद्र दीक्षित जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू विपिन भाई, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और अब बिना डिले किए हुए, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट चुनना चाह रहे हैं ऑनरेबल डॉक्टर गिरीश आहूजा सर को, तो सर ओवर टू यू डॉक्टर गिरीश आहूजा सर। जी सर, वेलकम सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। विपिन शर्मा जी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट विपिन बार, पहले तो चेयरमैन भी रहे ये फरीदाबाद के, एंड ऑफ कोर्स भूपेंद्र दीक्षित जी। आप आपके चेयरमैन नहीं आज पानीपत के भूपेंद्र जी? सर वो बस 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं आप शुरू करवाओ, मैं आ रहा लिया जाएगा जी। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बोला गया कि आप टैक्स प्लानिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ की करो। एचयूएफ की थोड़ी देर में लेता हूँ, उसमें काफी इश्यूज हैं, पर इंडिविजुअल के बारे में भी मैं ये बताऊं कि अब थोड़ा सा मुश्किल पड़ गई है कि अगर न्यू रिजीम में जाते हैं तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती एटीसी से लेकर एटीयू तक की। देखिए कितनी बड़ी बड़ी डिडक्शन है एटीसी में, 1.5 लाख रुपए की जो आपको सबको मिलती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपको डिडक्शन मिले या ना मिले, एटीसी में जो पीपीएफ है उसमें हर आदमी का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पीपीएफ एक ऐसा अमाउंट है जो 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है, और 15 साल के बाद आप रिन्यू करा सकते हैं इतना नंबर ऑफ टाइम, हर बार 5 साल बाद रिन्यू, फिर 5 साल बाद रिन्यू। शुरू में तो लगता है कम अमाउंट है, लेकिन बाद में बहुत बढ़ता है, और इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है, मैक्सिमम इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है एग्जेम्प्ट इनकम के साथ। कोई और इनकम ऐसे नहीं रही जो एग्जेम्प्ट हो, यही एक इनकम है जिसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक है 7.4% है, लेकिन 7.4% अबाउट 10% पड़ जाता है, अगर आप देखा जाए तो उससे ज्यादा भी पड़ता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं हर आदमी को अपना पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 500 कराओ कि 5000 कराओ कि 50,000 कराओ और 1.5 लाख कराओ। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो डिडक्शन 1.5 लाख की लेते भी नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए हर साल कराते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मुझे पीपीएफ की कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी कि मेरी अदर डिडक्शन भी थी, लेकिन 1.5 लाख रुपया मैं हर साल जमा कराता था, और आज उसमें 58 लाख रुपया हो चुका है।
जुड़ते जुड़ते जुड़ते, और वो 58 लाख का जब इंटरेस्ट मिलता है ना, मल्टीप्लाई बाई 7.4 आजकल है, जो पहले तो 8 भी रहा, 8.5 भी रहा, तो वो एक अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और पूरा टैक्स फ्री है। वो ठीक है, 15 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते, और निकालने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है जो काम आ जाता है। अगर निकालना आराम से हो तो आप निकाल लेंगे, जब पता निकल नहीं सकता, वैसे तो निकल जाता है। 7 साल पिछले 4 साल का देख के 7 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, 50% ऑफ द बैलेंस ऑफ द लास्ट 4 years एज ऑन 4th year, वो निकाल सकते हैं। लेकिन ना, भगवान करे उस पैसे की जरूरत ना पड़े। एक पीपीएफ का पैसा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, कोई अटैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हो तो मैं तो कहूंगा 1.5 लाख हर आदमी के नाम जमा करें। तो ठीक है, अगर माइनर चिल्ड्रन है तो आप माइनर चिल्ड्रन का जमा करा सकते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर 1.5 लाख होगा। जिसकी इनकम में माइनर की इनकम क्लब होगी उसको 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। कभी सोचो सेपरेट 1.5 लाख माइनर का, सेपरेट 1.5 लाख मेरा, ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई माइनर की इनकम जो क्लब होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम क्लब होती है। जब एक बार क्लब हो गई तो डिडक्शन फिर जो मिलती है वो 80C की एक ही मिलती है, और वो 1.5 लाख है। वो नहीं मिलेगी। आप सोचो कि 1.5 लाख में अपने माइनर चाइल्ड का भी ले लूं और 1.5 लाख अपने का भी ले लूं, ये पॉसिबल नहीं है। टोटल 1.5 लाख है अगर क्लबिंग हो रही है तो। जिसके हाथ में क्लबिंग है उसको 1.5 लाख मिलता है, जिसके हाथ में क्लबिंग नहीं उसका अपना 1.5 लाख मिलता है। ये पहला पॉइंट समझा रहा हूं। अब माइनर का आपको करा लेना चाहिए। और एक और बहुत अच्छी चीज है, प्रोविडेंट फंड कराते रहे। एक वो कन्या सुरक्षा, वो क्या है, कौन सी है सुरक्षा, क्या है कन्या, क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या निधि। ये सुकन्या भी बहुत अच्छी स्कीम है। जिनकी बेटियां हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुछ ज्यादा ही बेटियां होती हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों है। जिससे पूछो उसकी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां ही हैं, बेटा ही नहीं है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुछ ज्यादा बेटियां होती हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है, भगवान ने क्या दे रखा है, लेकिन बेटियां ज्यादा होती हैं। और बेटियां प्यारी होती है। मैं बता दूं दीक्षित जी, मैं आपको बताऊं, अब वो अरुण मिश्रा ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा, a son is a son till he gets a wife, a daughter remains daughter throughout her life। बेटियां पूछती हैं बाप को, और बाप को तो जरूर पूछती हैं, बाप पैसे वाला हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी ब्याही हो या अनब्याही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का प्यार जो प्यार है, ये प्यार कुछ और है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों को लगता था बेटियां, मैं जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई कोई बात नहीं, दूसरी हुई तो घर वाले मायूस हो गए, अरे इसकी तो 2 बेटी हो गई, अब तो इसको बेटा करना पड़ेगा। अरे ये क्या मतलब हुआ, 2 हो गई या वो हुई। तो मुझे भी थोड़ा सा, घर में बोलते हैं ना सब, तो दिमाग में आता है। मतलब पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, अब 75 का होने वाला हूँ। उन दिनों में तो बेटियां को ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, बेटे ही बेटे चाहिए थे। अब मेरे भाई कहते हैं जिनके 2-2 बेटे हैं कि यार तू खुश होगी, हम तो फंस गए यार। कहता बेटी जो अच्छी होती है, बेटियां पूछती हैं, बेटों को तो हमें पूछना पड़ता है, भैया ठीक हो, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या मैं बता रहा हूँ, अब वो मेरे को कहते हैं, लेकिन पहले मेरे को कहते थे तेरा बेटा होना चाहिए। अरे आजकल बेटियां बेटों के बराबर है, मैं बता रहा हूँ, बेटों से भी ऊपर है बेटियां आजकल। आपके दिमाग में ये गलत फहमी मत रहे, बेटियां का ज्यादा है, वो जमाना चला गया। अब तो बेटियां क्या नहीं कर सकती, जो बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां कर देती है। तो इसलिए वो घबराने की जरूरत नहीं है। पर सुकन्या सुरक्षा वो जो भी है स्कीम, वो बहुत अच्छी स्कीम है। आपको उसमें भी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, और उसको बेटी को जब पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए तो वो काम। अगर आपके पास सेविंग के पैसे हो और बेटी हो, वो तो अलग 80C ले लो और पीपीएफ अलग ले लो, चाहे मिले या ना मिले। मैं आपको बता रहा, जरूरी नहीं है। हम एफडीआर में रखते हैं तो उसमें कौन सी डिडक्शन मिलती है, और इंटरेस्ट में टैक्स लगता है। अरे कम से कम इसमें तो एग्जेम्पशन मिलेगी और पैसे जुड़ जाएंगे। और एफडीआर तो जब जरूरत पड़ी है कैश करा लेते हैं, ये तो नहीं होगा ना। तो मैं एक तो आपको 80 सबको कह रहा हूं कि पीपीएफ अकाउंट अपना जरूर खोला करें। खुला नहीं है तो खोल लीजिए। अरे मैं तो कॉलेज में भी पढ़ाता था, वहां पर मेरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, मैं वहां भी जमा करा देता था 1.5 लाख, और अलग 1.5 लाख कराता था प्रोविडेंट फंड। अगर है तो पीपीएफ में जरूर जमा कराओ। कम है तो 500 रुपए करा दो, बाद में आएंगे ज्यादा करा देंगे। हर साल 1.5 लाख तो करा सकते हैं। अरे जुड़ जाएगा बेटा, इसी काम को काम आएगा, और पैसा काम आता है।
बहुत अच्छी स्कीम है पीपीएफ की, वो डिडक्शन ले या ना ले ली। और एक मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आजकल मेडिकल बहुत महंगा है, सबको पता है, सबकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। मेडिक्लेम आपकी इंश्योरेंस है, आप अपनी कराए ना कराएं, अपनी पेरेंट्स की जरूर करा दें। दुआ देंगे अपने बच्चे पेरेंट्स जब आप कराएंगे। जब पेरेंट रिटायर होते हैं ना, उस वक्त उनको कभी बीमार पड़ते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यार मैं चला जाऊं तो अच्छा है, मेरा बेटा इतने पैसे खर्च कर रहा है मेरे पे, और इतना है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, नहीं भी होते तो वो कहता है मेरा बेटा मेरे पे इतने इनका मेरी मेडिकल पे खर्चा हो रहा है। अगर आप उसकी इंश्योरेंस करा देंगे तो कम से कम दुआ देंगे, उनको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा पैसे वहां से मिल जाते हैं। और वो भी एक बहुत जरूरी है 80D वाला। 80D सेक्शन में अपनी इंश्योरेंस भी कराइए, पेरेंट्स की भी कराइए। पेरेंट्स की अलग 25,000 मिलता है, आपको अपना 25,000 अलग मिलता है, 50,000 तक डिडक्शन है। और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 मिलता है उसका। और एक और चीज बता दूं, जो सीनियर सिटीजन को यहाँ बैठा हुआ है उसको बिल रखने पड़ेंगे। बिल उसके लिए अब इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कराए तो इंश्योरेंस में जाएगा, बगैर इंश्योरेंस के मेडिकल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। पूरा मेडिकल एक्सपेंडिचर अप टू 50,000 60 से अबाव को मिलता है। इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए तब, लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर का मतलब बिल रखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि बोगस मिल रहा है तो ले लीजिए, कल वो डिमांड कर सकते हैं कि लाइए दवाइयों के बिल दिखाइए, डॉक्टर के बिल दिखाइए। और वैसे सीनियर सिटीजन का खर्चा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, दवाई पे कुछ भी, वो सब बिल रख लीजिए। 50,000 रुपए तक डिडक्शन है सीनियर सिटीजन को, इससे बड़ी डिडक्शन क्या मिलेगी आपको? 50,000 रुपए खर्चा कर, और 25,000 रुपए को वैसे मिलता है लेस देन 60 ईयर का, तो 75,000 रुपए तक डिडक्शन आप ले सकते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ। 80D भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मुझे एक टाइम दीजिए, स्वामी जी का टेलीफोन आ गया, रामदेव जी का, मुझे रुकना पड़ेगा जरा, प्लीज जरा दीजिए। जी जी जी। भूपेंद्र जी, सर नमस्ते। सभी को नमस्ते सर, आज आप लेट हो गए थे बस 5-7 मिनट। मैं रास्ते में कहीं फंस गया, पहुंचते पहुंचते ही ऑफिस में लेट गया। सर का बता देना सर, जैसे जुड़े ना मेरे को बता देना किस नाम से जुड़ते हैं। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, अभी थोड़ा रामदेव जी का फोन आया उनके सर के पास, तो अभी आ जाता है। अच्छा, बाबा जी से गुफ्तगू को हो रही है। सर पता है आपको योगा नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी, ठीक हो ना विपिन जी? बढ़िया सर, एक चेयरमैन साहब हो रहे हैं हमारे साथ। वेलकम सर। नमस्कार भूपेंद्र जी, नमस्कार। अरे शर्मा जी ठीक हो आप? अरे वाह जी वाह, पंडित जी कैसे हो? वाह जी। बिल्कुल बढ़िया। और सभी ठीक है ना जी? जी सर, ये इनका प्यार है, मैंने बोला जी आज स्पेशली ज्वाइन करता हूँ, मैं भी पहुंच जाता हूँ। आगे सर, आगे मतलब हमें तो सर प्रणाम, गिरीश सर प्रणाम। वेलकम सर। सर अनम्यूट कर लीजिए गिरीश सर म्यूट है जी। कर लिया जी, वेलकम अगेन सर। अब आ गई आवाज? जी सर, आप थोड़ी देर के लिए हाँ जी, हाँ गए जी थे, सर। गुड़गांव से चेयरमैन साहब भी आ गए, मतलब हमारे साथ धीरज शर्मा जी। अच्छा, गुड़गांव के चेयरमैन भी आ गए। हाँ, और पानीपत के चेयरमैन वेलकम सर, वेलकम। वेलकम जी, वेलकम जी। अरे चलिए सर, मैं क्या कह रहा था सर एक जो 80 सर जस्ट मिनट, आप जो कह रहे थे कि 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, कैश में एक्सपेंडिचर अलाउड है या फिर वो सर देखिए ऐसा है, चेक तो चेक से अलाउड, कैश ठीक। में सिर्फ 5,000 अलाउड है, वो भी अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, जी बाकी ठीक। कैश में नहीं।
बाकी तो आपको चेक देना पड़ेगा डिस्पेंस अपने केमिस्ट से, जो भी आप समझ जाए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट से चेक से पेमेंट करें, मुझे वो ज्यादा जरूरत नहीं है कहने की। और वो 50,000 रुपए तक सीनियर सिटीजन को अलाउड है, बाकियों को तो मेडिकल क्लेम ही अलाउड है। मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ सीनियर सिटीजन को अलाउड है, लेकिन उसका बिल रखना पड़ेगा। पेमेंट शुड बी बाई चेक एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वेयर इट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए तक कैश हो सकता है वो वाला, बाकी 45,000 तो आपको चेक से ही पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको डिडक्शन 50,000 की जरूर मिल जाएगी। ये मैंने एक और बताया सर। एक आपको पता है बैंक इंटरेस्ट का भी 10,000 रुपए मिलता ही है अगर सेविंग बैंक का अकाउंट हो लेस देन 60 ईयर ओल्ड, और 60 से ज्यादा हो तो 50,000 रुपए की डिडक्शन है, चाहे वो एफडीआर का इंटरेस्ट हो और चाहे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो। एक बहुत बड़ा डिडक्शन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप सोचेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन अगर आप नई स्कीम में चले गए, न्यू रिजीम में, तो एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80C भी नहीं मिलेगा, 80D भी नहीं मिलेगा, 80TTA भी नहीं मिलेगा, 80TT भी नहीं मिलेगा, कोई भी तो नहीं मिलेगा। तो आपको जब नई स्कीम में जाना है तो सोच के जाना है। नई स्कीम में फायदा है मैक्सिमम 75,000 रुपए का 15 लाख तक। अगर 10 लाख तक इनकम है तो 37,500 रुपए का फायदा है। लेकिन पॉइंट ये है कि नई स्कीम में क्या नहीं मिलता वो तो सोचना पड़ेगा ना। मेजर तो ये जो सेविंग की हमारी जो इतना अच्छा आदतें पड़ चुकी है कि हम किसी ना किसी तरीके से सेविंग कर लेते थे। और एक हमारा 80 TTA अगर 60 साल से कम है और 60 साल से ज्यादा है 50,000 मिल जाता था, ये भी मिल जाता था। और मेडिक्लेम का मैं बाकी का तो ले ही नहीं रहा, 25 और 50 ये भी मिल जाता है। ये सब के सब नहीं मिलेंगे अगर आप नई रिजीम में जाएंगे। मान लिया नई रिजीम में टैक्स कम है, पहला 2,50,000 नील है, नेक्स्ट 2,55,000 है, वो तो दूसरे में भी है। लेकिन पुरानी स्कीम में नेक्स्ट 5,10 20% है, या नेक्स्ट 2,50,000 10% है। 20 के बदले 2.5 लाख 10%, अगला 2.5 लाख 15% है। तो आपने देखा 10 लाख तक 15% ही आ रहा है, 5 लाख तक 12,500 टैक्स हुआ, 12,500। अगले 2.5 लाख पर 25,000 रुपये टैक्स हुआ 10%, 12,500 और 25 37,500 7.5 लाख पर। और एक और 2.5 लाख ले लो तो 15% है 37.5 लाख। तो 10 लाख में 75,000 बनता है इधर, और उधर 1,12,500 बनता है। अगर उधर 1,12,500 बनता है, इधर 75 बनता है। लेकिन ये 10 लाख नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1.5 लाख वो छोड़ दिया, 50,000 रुपये मेडिकल छोड़ दिया, या 10,000 रुपये वो छोड़ दिया, तो 1,60,000 का नुकसान भी तो हुआ। और वो 1,60,000 का जो नुकसान हुआ उतना ही कवर करा तो क्या फायदा होगा। और बाई चांस आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो मर गए। सैलरीड एम्प्लॉय को तो HRA भी नहीं मिलना है अगर नई स्कीम में जाएंगे, HRA भी नहीं मिलेगा। अरे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया है वो भी नहीं मिलेगी सैलरीड एम्प्लॉय को। ना HRA मिल रहा है, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, ना लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलता है 2 जर्नीज इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years वो भी नहीं मिलेगी। अरे आपको जो वो वैसे तो बहुत छोटा सा अमाउंट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो भी नहीं मिलेगा। आपको तो मिलना ही कुछ नहीं है वहां पर। HRA भी नहीं मिला, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। जो भी मिलता था सब बंद हो जाएंगे। सिर्फ 3 अलाउंस मिलेंगे, और वो भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, TA, DA और कन्वेयंस अलाउंस। इसके सिवाय कोई अलाउंस मिलेगा ही नहीं। सब के सब अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे अगर आप नई स्कीम में जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 चला गया, बहुत बड़ी अमाउंट है सर, वो भी चला गया। HRA की एग्जेम्पशन लोग रसीदें तो बना के दे ही देते थे, HRA की एग्जेम्पशन भी चली गई। तो ये सोच के करना, नई स्कीम में ऑप्ट करना है तो जो नई स्कीम में बड़े लोग कर सकते हैं, जिनका 80C नहीं है, चलो उन्होंने कर दिया तो 1.5 लाख जोड़ नहीं रहे, वो कर लिया। या जिनके पास, आपने तो अगर एम्प्लॉई है तो उनका तो प्रोविडेंट फंड भी कटता है, वो भी बंद हो जाएगा डिडक्शन मिलनी। प्रोविडेंट फंड भी कटता है, वो भी बंद हो जाएगी। जो अपना जोड़ेंगे PPF में वो भी नहीं मिलेगा, 80D भी नहीं मिलेगा। 80 अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे सर 50,000 रुपये मिलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, मेरी वो गई, 1.5 लाख वो गया, 2 लाख 50,000 वो गया, 2.5 लाख। और मुझे तो किताबों का भी 3 लाख मिलता है, 100% 3 लाख 80 QQB में 3 लाख मेरा वो चला गया। मेरा दिमाग खराब है, मैं नई स्कीम में जाऊंगा।
में तो ओल्ड स्कीम अच्छी, क्या कह रहे हैं ये बातें कर रहे हैं। और आप बता दूं, सरचार्ज वही है, चाहे ओल्ड स्कीम में हो या नई स्कीम में हो, सरचार्ज में कोई फर्क नहीं है। 50 लाख के ऊपर 10% है ही है, और 1 करोड़ के ऊपर 15% है ही है, 2 करोड़ के ऊपर 25% है ही है, और 5 करोड़ के ऊपर 37 तो है ही है। तो फायदा क्या होगा? सरचार्ज में थोड़ी फर्क है, वो तो कंपनी में है कि वहां पर कंपलसरी सरचार्ज 10% है, लेकिन यहाँ तो सरचार्ज सेम है। लेकिन एक चीज मैं सबको बता दूं, कईयों को पता नहीं है, डिविडेंड इनकम पे अगर आपका 10 लाख आपका सरचार्ज जो है ना, वो 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। मतलब आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 25 नहीं लगेगा या 37 नहीं लगेगा, 15 ही लगेगा डिविडेंड इनकम पे। जितना डिविडेंड मिलेगा 15% लगेगा। और सेकेंडली, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में होगा, समझ गया ना, सोल्ड थ्रू लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, या 111A का होगा शॉर्ट टर्म, उसमें भी मैक्सिमम सरचार्ज 15% है, 37% नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ सर आपकी इनकम बढ़ गई, डिविडेंड ये बढ़ गया, और सर आपको तो ये मिल गया कैपिटल गेन, आपको 37% बढ़ जाएगा कैपिटल गेन। सर 3 चीजों पे 37% नहीं है। एक तो शेयर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वेदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड 15% इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अगर इनकम 50 से कम है तो सरचार्ज है ही नहीं, 50 से ऊपर है तो 10% है, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर भी है, इन 3 आइटम पर 15% ही पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा रिलीफ है। जो बड़े क्लाइंट हैं, हम अपने गलती कह देते हैं सर आपका तो बहुत ज्यादा सरचार्ज पड़ जाएगा, लेकिन 3 चीजों में बहुत ज्यादा नहीं है, 15 से ऊपर नहीं, ये भी आपको बता दी। अब क्योंकि इस साल जो 20-21 चल रहा है, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि यू वांट टू गो टू न्यू स्कीम और यू वांट टू गो टू ओल्ड स्कीम। जो ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, ये आपको प्लान करके चलना है। ये ना हो कि आप बाद में प्लानिंग करें, चाहे एडवांस टैक्स भी जमा कराना होता है। अगर आप न्यू रिजीम में तो आप एडवांस टैक्स न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स जमा कराएंगे, अब ओल्ड रिजीम में तो ओल्ड रिजीम के करेंगे। तो डिसीजन तो लेके बैठेंगे ना, वो अलग बात है, ऑप्शन आपने ड्यू डेट तक करनी है, लेकिन डिसीजन टीडीएस भी तो काटना है। एम्प्लॉय है तो उसको बताना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को तुम ओल्ड रिजीम में हो कि न्यू रिजीम में हो। तो ये सब चीजें को ध्यान रखिए, कैलकुलेट, एक वर्किंग पेपर, एक एक्सेल शीट बनाकर कैलकुलेट कर लीजिए आपको कौन सी स्कीम में जाना है। सैलरी वाला तो स्कीम बदल सकते हैं हर साल, पहले ओल्ड में चला गया या न्यू में चला गया, फिर ओल्ड में आ गया, न्यू में चला गया, ओल्ड में आ गया। सैलरी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, दीक्षित जी आप प्रोफेशनल हैं, तो एक ही बारी ऑप्ट कर सकते हैं। डिसाइड कर लीजिए ओल्ड में जाना है तो वापस नहीं आ सकते। ये सैलरी वाले या बिजनेस वाले या प्रोफेशनल वाले, अगर एक बार वापस आओगे तो दोबारा जा नहीं सकते। शिफ्टिंग अलाउड ओनली वंस, एंड वंस यू वांट टू कम बैक अलाउड, बट देन यू कैन नॉट गो टू न्यू स्कीम अगेन। एंड इफ यू गो फॉर दिस, आप 2 साल बाद भी नई स्कीम में जा सकते हैं। अभी नहीं लेना मत लो, 2 साल बाद जाओ, 3 साल बाद जाओ, 4 साल, लेकिन एक बार चले गए। सैलरी वाला तो जिसका बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, वो तो वापस आ सकता है, हर साल बदल सकता है। लेकिन जिसकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता। एक बार हम अलाउ कर देंगे वापस आने का, फिर आप उधर वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए डिसीजन जो भी लेना है सोच समझ के लीजिए। ये नया लॉ जरूर आया है, लेकिन कईयों को फायदा हुआ है, लेकिन कईयों को नुकसान हुआ है। एक और चीज बताओ दीक्षित जी, 5 लाख वाले को एक और फायदा है। अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो वो, अगर उसकी इनकम 8 लाख भी है, वो तो 1 पैसा भी टैक्स ना दे, 1.5 लाख रुपए ले ले 80C का, 80D का 50 ले ले, या कोई और जो 80TTA भी ले ले, तो उसकी इनकम 5 से नीचे आ गई तो कोई टैक्स नहीं बनता, बनेगा ही नहीं ना। आप 7.5 से 5 आ जाओ, 8 से 5 आ जाओ, और वो सैलरी वाला है तो स्टैंडर्ड एक्शन भी ले ली 50,000, वो भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाई चांस नई स्कीम में चले गए तो प्लानिंग कोई है ही नहीं, कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो आप कोई कर ही नहीं सकते। तो 5 का मतलब 5 ही है, वहां पर कोई फायदा नहीं है। 5 का मतलब 5 ही रहेगा। आप और मेरे केस में 6, 7, 7.5, 8, 8.5 तक भी हम नीचे आ सकते हैं और 5 ला सकते हैं, और 5 लाने के बाद कोई टैक्स तो लगता ही नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं सर? तो ये
लोगों के दिमाग में नई स्कीम का बैठा नहीं है अभी तक। ये उनको ही फायदेमंद है जिनको कोई डिडक्शन नहीं लेनी चैप्टर 6A की। सैलरी वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलती है ना, खर्च करो ना करो। ये तो क्या फायदा हुआ, 50,000 ये भी चला जाएगा। तो एक वर्कशीट में, एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि नई में फायदा है कि पुरानी में फायदा। मुझे तो पुरानी अच्छी लगी। अब कईयों को नई लगे, हो सकता है वो जो नए नए आते हैं ना, नए नए मुसलमान पढ़ते हैं जो नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब 44 AD की इनकम दिखा दी, उनको डिडक्शन नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ बोगस इनकम दिखाते हैं, उनके लिए वो अच्छा है, वो दिखा दे वो वाला। तो उन्होंने ना 80C लेना ना 80D लेना, उन्होंने तो इनकम दिखानी है, कन्वर्ट करना है 44 AD की सेल दिखाकर। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। एक जेन्युइन टैक्स पेयर को देखिए, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है अनलेस उसकी जो डिडक्शन क्लेम करने वाली है वो इतनी नहीं है और उधर पैदा हो रहा है। लेकिन बिजनेसमैन को सोच के चलना चाहिए कि एक बार गया तो वापस कैसे आऊंगा, एक ही बार वापस आ सकता है। लेकिन नई स्कीम में तो और भी कई चीजें खराब है। नई स्कीम में अगर आप बिजनेस करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। नई स्कीम में आप करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन के लिए कोई खर्चा नहीं मिलता है। नई स्कीम में तो कई प्रॉब्लम है। पुरानी स्कीम में तो और लॉसेस नहीं मिलते अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से जो हुए, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हुए वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये सोच के चलना कि आपको नई स्कीम में जाना है। अरे नई स्कीम में जाएंगे तो आपको जो वो जो हाउस प्रॉपर्टी की 2 लाख की डिडक्शन मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड की, वो भी नहीं मिलेगी। अरे मिलेगा क्या, वो भी नहीं मिलेगी। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की डिडक्शन मिलती थी 2 लाख इंटरेस्ट की, वो भी नहीं मिलेगी। और एक और प्रॉब्लम, अगर आपका कोई लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी का तो आप सेटअप भी नहीं कर सकते किसी और हेड से, आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। आजकल क्या सेटअप अलाउड है, अप टू 2 लाख। अब हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 2 लाख तक, चाहे वो किसी तरह का भी लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, अब 2 लाख तक सेटअप कर सकते हो सैलरी इनकम से या किसी और इनकम से। लेकिन अगर आप नई स्कीम में चले गए तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी अलाउड टू बी सेटअप फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो हर जगह मार पड़ रही। मुझे नहीं पता लगा, किसी ने बोल दिया उनको ये कर दो। ना डिडक्शन मिलनी है, ना आपको लॉस मिलना है हाउस प्रॉपर्टी का, ना आपको स्टैंडर्ड एक्शन मिलना है, ना हाउस रेंट अलाउंस मिलना है। तो मिलना क्या है? हाँ, बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अरे सिंप्लीफाई क्या हो गया, डिडक्शन तो कोई मिलनी नहीं है। तो ये सोच के जरूर चलिए जो मैं बता रहा हूँ। और इंडिविजुअल को मैं कोई चीजें जरूर बताता हूँ। एक तो इंडिविजुअल को मैं गलत चीजें तो इसमें नहीं बता सकता। ये सोच के चलिए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं मैं स्पाउस को गिफ्ट देकर स्पाउस की इनकम क्रिएट कर लूं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम में अगर आप स्पाउस को कोई गिफ्ट देते हो या सन्स वाइफ को गिफ्ट देते हो तो उसकी क्लबिंग हो जाती है। स्पाउस, मैं अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता हूँ, चाहे कैश दूं चाहे काइंड दूं, मैं आपको बता दूं उससे जो इनकम आएगी वो मेरी इनकम में क्लब होगी, चाहे मेरी वाइफ की इनकम कितनी भी हो। क्लबिंग इज ए मस्ट। तो कभी ये सोच के चलो कि स्पाउस के नाम इनकम क्रिएट कर ले, नहीं होगी क्लबिंग। हाँ, वो एक अलग बात है, इनकम इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब्ड। इनकम क्लब होती है, इनकम और इनकम नहीं होगी। सपोज मैंने वाइफ को 1 करोड़ रुपया दिया, 2 करोड़ रुपए दिया, उसने घर खरीद लिया, घर उसने किराए पे दे दिया, जो रेंट आएगा वो मेरी इनकम होगी। लेकिन रेंट जो उसके पास पड़ा रहा उससे जो इनकम कमाएगी वो वाइफ की इनकम, वो क्लबिंग नहीं होगी। कई बार हम ये भी कर लेते हैं कि भाई क्लबिंग वाले को, या फिर हमने वाइफ को गिफ्ट दे दिया 2 करोड़ रुपए का, उसने एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज में लगा दिया, इंटरेस्ट आया 5%, 5.5%, 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए क्लब होना है, लेकिन क्योंकि एग्जेम्प्ट है तो क्लबिंग में भी एग्जेम्प्ट होगा। मान लिया ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मेरी वाइफ के पास है, उसके ऊपर जो इनकम आएगी वो वाइफ की मानी जाएगी, वो मेरी नहीं मानी जाएगी। इनकम इज क्लब, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब। सो कई बार हम दे भी देते हैं स्पाउस को, पर नॉर्मली स्पाउस को गिफ्ट देंगे या सन्स वाइफ को गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग हो जाती है। अब बेटी को गिफ्ट दीजिए, बेटे को गिफ्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सन इन लॉ को गिफ्ट दीजिए, सन इन लॉ को कौन देगा? कोई नहीं देता। बेटी को दे देंगे, सन इन लॉ को कोई गिफ्ट नहीं देता, मैंने आज तक नहीं देखा गिफ्ट देते हुए। और अगर आप नए शादीशुदा है तो लेना भी मत, क्योंकि कल कह देगा जी ये तो मैंने गिफ्ट दी, ये तो दहेज मांग रहा था, और अंदर करा देगा 7 साल तक।
अगर आपने दहेज मांग लिया तो सन इन लॉ को गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए और देता भी कोई नहीं है। पहले तो देखा नहीं किसी सन इन लॉ को गिफ्ट देते हुए। वैसे तो डॉटर इन लॉ को भी नहीं देते, लेकिन फिर भी डॉटर इन लॉ को फाइल क्रिएट करने के लिए देते हैं, वो क्लब हो जाएगा। लेकिन स्पाउस को गिफ्ट नहीं देना, आप सन को दे सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जब ट्रस्ट बना लेते हैं बच्चे के नाम, माइनर के नाम, बनाइए, अलाउड है। लेकिन कई कहते हैं जी हम माइनर में लिख देंगे कि जब तक वो मेजर नहीं होगा तब तक इनकम क्लब नहीं होगी। मैं कब कह रहा हूँ लिख दीजिए, एम आर डोशी की जजमेंट है, एम आर डोशी की। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो मेजर होगा पिछले सालों की सारी इनकम उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी, क्योंकि आपने लिख दिया वो ड्यू ही नहीं होगी। ड्यू तब होगी जब वो मेजर होगा। अरे मेजर होगा तो तब पुरानी सारी ड्यू हो गई ना, तो फिर टैक्स लग जाएगा। सिर्फ डेफरमेंट ऑफ टैक्स है और कुछ नहीं है माइनर के नाम पर करना। अगर माइनर की इनकम हर साल अक्रू हो रही है तो वैसे ही क्लब हो जाएगी आपके हाथ में। जिसकी जो पेरेंट जिसकी इनकम हायर है उसमें क्लब हो जाती है। तो माइनर की इनकम क्लब हो जाती है। माइनर का अगर ट्रस्ट बना सकते हैं, आप बनाना चाहते हैं बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ट्रस्ट बनाने में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। ठीक है, वो इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी और जब मेजर होगा फिर उसकी हो जाएगी। या फिर आप लिख देंगे कि जब तक वो मेजर नहीं होगा इनकम अक्रू नहीं होगी, तो फिर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको बता दूं उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा माइनर को जब वो मेजर हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो रहा, टीडीएस की दिक्कत आती है कि टीडीएस का वो तो टीडीएस काटेगा बैंक, या फिर आपको 15G 15H या जो भी देना है, या लोअर सर्टिफिकेट या नील सर्टिफिकेट का लाना है वो देना पड़ेगा। इसलिए वो भी दिक्कत है, क्योंकि बैंक तो टीडीएस काट लेता है। लेकिन चलिए एक एडवांटेज मैंने दे दी थी कि अगर बैंक ने टीडीएस काट भी लिया माइनर का तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इवन इफ माइनर का कटा हुआ है, अगर माइनर की इनकम आप में क्लब होगी तो टीडीएस के कॉलम में रिटर्न में हमने डाल दिया है इनकम इंक्लूडेड, समबडी एल्स इनकम इंक्लूडेड इन दिस। उसका जो इंटरेस्ट है उसमें टीडीएस कटा है, चाहे माइनर के नाम कटा है, फिर भी आपको यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा अगर उसका पैन नंबर डाल के और आप दे दें। तो ये भी एडवांटेज मैं आपको बता दूं, ये हमने करा दिया कि जिसकी इनकम क्लब होती है उसका टीडीएस अगर कट गया, क्योंकि आपने बैंक को बताया नहीं और बैंक ने उसका काट लिया, तो भी आपको उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपकी रिटर्न जो टीडीएस की डालेंगे उसमें लिख के देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने डलवाया था, तो ये भी आप देख लीजिए, टीडीएस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये अब मैंने ये कहा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है, या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका 44AD और 44ADA का है कि अगर आप नहीं दिखाना चाहते, अकाउंट्स नहीं बनाना चाहते या कुछ भी है, आपको तो सीधा 8% देना है 44AD में, और 44ADA में 50% देना है। मैंने कोशिश करी थी कि इसको 1/3 करा दिया जाए। आई डोंट नो अगले बजट में क्या आता है, लेकिन मैंने बड़ी मिन्नतें करी थी। 50 बहुत हाई है क्योंकि खर्चे शुरू में ज्यादा होते हैं। मैंने तो कहा था पहले 50 लाख पे 1/3 कर दो और अब 50 लाख 1 करोड़ कर दो इसकी लिमिट 50 के बदले। पहला 50 लाख 1/3, अब 50 लाख 50%, क्योंकि बाद में इनकम ज्यादा होती है, शुरू में इनिशियल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने उनको बोला था। अब देखिए बजट आ रहा है, क्या करते हैं, क्या देते हैं बेनिफिट, लेकिन ये भी बेनिफिट के लिए मैंने बोला था उनको। और एक मैंने बोला था ये डॉटर इन लॉ वाला केस हटाइए, आजकल बेटियां काम करती हैं, ये तो डॉटर इन लॉ को क्यों नहीं दे सकते, या ये क्लबिंग का कब तक हटाइए। देखिए क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पर ये भी वो है कि डॉटर इन लॉ के बारे में गिफ्ट देने में मना क्या है। वैसे तो देता कोई नहीं डॉटर इन लॉ को, लेकिन देने तो क्या मना है, क्योंकि आजकल तो बेटियां काम करती है। आजकल तो वो नहीं रहा जमाना, हाउस मेकर नहीं है, हाउस वाइफ नहीं है जो आप एक फाइल क्रिएट करते थे, अब तो काम भी करने लग गई। इसलिए मैं ये एडवांटेज भी दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया आप इंटरेस्ट, आपके पास घर है या घर में आप लोन लीजिए, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आजकल 8% का लोन मिल जाता है। और अगर आपने पुरानी स्कीम में रहे तो आपको जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन तो 2 लाख तक मिल जाता है ना सर। इसे बिग अमाउंट, 2 लाख का रिलीफ मिला, वो आप सेटअप कर लो दूसरे इनकम से, तो आपका जो इंटरेस्ट है 30% तो गवर्नमेंट ने ही दे दिया, क्योंकि आपने तो क्लेम कर लिया लोन लेके। सो लोन लेके कई बार घर बनाया है लोगों ने, बहुतों ने बनाया। और अब तो पता ही है कि आपको ये अलाउड है 2 लाख तक मैक्स। हाँ, 2 घर भी ले सकते हैं, मालूम है ना, 2 घर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट टोटल मिलाकर 2 लाख ही मिलेगा। 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं।
किसी जमाने में एक ही घर होता था सेल्फ ऑक्यूपाइड, ना मोर देन 2 हाउसेज पे डीम्ड इलेक्ट्रॉन माना जाता है। 2 हाउसेज को तो माफ कर दिया गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेकिन इंटरेस्ट का एक ही रिडक्शन है, मैक्सिमम 2 लाख। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्ट का डेफिशिएट आपको मिल जाता है, सेटअप हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फ्रॉम बिजनेस और फ्रॉम सैलरी ऑल्सो। ये एक एडवांटेज है, इसका एडवांटेज भी आप लीजिए। और इंटरेस्ट की कॉस्ट जो 8% है उसमें 30% लेस कर दीजिए तो आपको सिर्फ 5.6 आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपको फायदा हो गया ना वो 30% देर के। 30% तो गवर्नमेंट ने दे दिया आपको जब इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक ही एडवांटेज भी है। अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है तो आप लोन ले सकते हैं, उसका जितना इंटरेस्ट देते हैं वो 80E में आपको डिडक्शन मिल जाती है इंटरेस्ट की। और मनी बोरोड, चाहे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने या इंडिया में पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोन बैंक सैंक्शन करता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन करती है, उस लोन का इंटरेस्ट हम आपको पूरा का पूरा डिडक्शन देते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years। जितना मर्जी लोन हो उसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट का डिडक्शन 80E में आपको मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 80E का। जो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल बहुत खर्चा होता है और उसके लिए लोन लेना पड़ता है, बाहर की पढ़ाई करानी है अमेरिका की, तो 40 लाख रुपया 6 महीने का खर्चा आ जाता है। हो सकता है कई जगह 30 आता हो, और वो अमाउंट का लोन आपको लेना पड़ा तो आपको काफी पिंच होता है। तो लोन लेके वो जा सकता है और इंटरेस्ट की क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं आप, बिकॉज यू कैन टेक लोन फॉर योर एजुकेशन और योर फैमिली एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ योर स्पाउस। तो ले लीजिए, लोन लेके आप बच्चों को पढ़ाई तो कर सकते हैं। ये भी एक 80E का एडवांटेज, बहुत अच्छा एडवांटेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको एलिजिबल है, पर आप ले लीजिए जो भी लेते हैं। सो मैंने ये कहा नई स्कीम में जाओगे तो आपको चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, कोई 80C to 80U नहीं मिलेगी। ओल्ड स्कीम में जाओगे 80C भी मिलेगी, 80CCC भी मिलेगी, 80CCD भी मिलेगी, 80E भी मिलेगी, 80D भी मिलेगी, 80DD भी मिलेगी, 80DDB भी मिलेगी, 80 सारे मिलेंगे, 80TTA भी मिलेगी, 80TTB भी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ मिलनी ही नहीं है। लेकिन आपको तो चाहिए तो वो वाला लॉ रखिए पुराना। अब आपको पता है इंडिविजुअल के केस में, और सैलरी मैंने बता दिया क्या है, हाउस प्रॉपर्टी बता दिया, बिजनेस के तो 40 पर AD से ही बेनिफिट ले सकते हैं। और कैपिटल गेन में तो आपको पता ही है कि आपको कई एग्जेम्पशन मिल जाती है कैपिटल गेन में, मेनली 54, 54B, 54D, 54E, EC, 54F, ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं ऑन द सेल ऑफ एसेट। और उससे जो कैपिटल गेन हुआ आप एडवांटेज ले लीजिए। ये आपको एडवांटेज एक और मिल जाता है इंडिविजुअल को, जो मैंने बताया। नहीं तो स्पेशल रेट पे टैक्स लगता है, वो तो आपको पता ही है। तो कुछ डिडक्शन, कुछ वो, और 5 लाख वालों को तो रिबेट ही मिल जाती है 12,500 रुपए तक। और उसमें अगर कोई स्पेशल इनकम ना हो तो पूरा का पूरा इनकम माफ हो जाती है। 5 लाख में 12,500 ही तो पड़ता है मैक्सिमम, पूरी की पूरी। एक और चीज बता दूं, नई रिजीम में सीनियर सिटीजन का भी 2.5 लाख एग्जेम्पशन है, 80 साल से ऊपर वाले का भी 2.5 लाख एग्जेम्पशन है, और 60 साल से नीचे वाले का भी 2.5 लाख एग्जेम्पशन है। जबकि पुरानी स्कीम में 80 साल वालों को 5 लाख था और 60 साल से ऊपर वालों को 30% था। सो दोनों तरफ मार पड़ रही है, ये ध्यान रखिए। क्या नई स्कीम में जाने में आपको बहुत फायदा नजर नहीं आएगा। अगर करना है तो एक्सेल शीट बनाइए और उस एक्सेल शीट में करके देखिए कहाँ फायदा क्या नुकसान है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक चीज रह गई कि आपने कोई मकान खरीदा है तो आपको TDS तो काटना ही पड़ेगा 1%, चाहे आप कवर्ड हो ATI उसमें टैक्स ऑडिट में और नहीं कवर्ड, आपको तो TDS तो काटना ही है 1%। तो ख्याल रखिए कि उसका ध्यान रखिए। कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर TDS तो जरूर डिडक्ट करिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी उतना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया ATI उसका। और अब आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ HUF की बातें। मुझे कहते सर ये HUF क्या होती है और HUF कैसे बनती है। मैंने उन्हें बोला बनने का क्या मतलब हुआ, HUF बनाने की जरूरत थोड़ी होती है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है।
पार्टनरशिप तो बनानी पड़ती है, तो पार्टनर ढूंढने पड़ते हैं। ये तो एक्ट ऑफ लॉ है, क्रिएशन बाय लॉ है। जिस दिन आपकी शादी हो गई उसी दिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई। लेकिन इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। इनकम टैक्स कहता है एक चाइल्ड होना जरूरी है अगर आपने एचयूएफ बनानी है। एक चाइल्ड, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन एक चाइल्ड जरूर हो। अगर आपने एचयूएफ बनानी है तो हम आपकी बना दें। और 5 लाख रुपए की, मेरे वही बात, आपको 2.5 लाख रुपए पे नील टैक्स है और अगले 2.5 लाख पर सिर्फ 5% टैक्स है। तो एचयूएफ बनाने का फायदा क्या और बनती कैसे है? मैंने बताया शादी होके एचयूएफ बन जाती है, लेकिन बनने से इनकम टैक्स कहते हैं मेरा क्या लेना देना है। अरे आपके पास जब तक 2 चीजें नहीं, एचयूएफ क्या बनेगी? एक तो इनकम होने का जरूरी है। जब तक इनकम नहीं है, एचयूएफ का इनकम टैक्स वालों को क्या लेना देना? आप जो मर्जी कहे मेरी एचयूएफ है, मेरी शादी हो गई, मेरी एचयूएफ हो गई, वो कहते हमें क्या लेना देना? हमें तो 2 चीजें जरूरी है। एक तो आपकी इनकम होनी चाहिए और अबाउट 2,50,000 होनी चाहिए, और दूसरा नई एचयूएफ बनाने के लिए 2 को पार्टनर की जरूरत है। 2 को पार्टनर, वाइफ को पार्टनर नहीं होती, बेटा या बेटी को पार्टनर होती है। उनमें से एक भी पैदा हो जाए, अब एचयूएफ बना लो, बनी हुई है आपकी। बनाना क्या है, लेकिन फायदा क्या? आपको कॉर्पस चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल नहीं है तो एचयूएफ बना के मिलेगा क्या? इनकम कहाँ से आएगी? आप थोड़ी इनकम कमा सकते हो, वो तो आपकी इनकम मानी जाएगी अगर कर्ता ने भी काम किया तो। वो कर्ता की इनकम नहीं हुई, वो तो एचयूएफ की नहीं मानी जाती, एचयूएफ की मानी जाती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकम कमाने के लिए एचयूएफ के पास क्या चीज है? देखिए, एचयूएफ के पास अगर इनकम कमानी है तो रेंटल इनकम आ सकती है, सैलरी तो आ नहीं सकती। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ सकती है, कैपिटल गेन आ सकता है, अदर सोर्सेज आ सकती है। ये 3 ही तो है। अगर एचयूएफ बिजनेस कर सकता है तो करिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आपको 44 AD का बेनिफिट दे दिया हमने एचयूएफ को, और 44 AE का भी बेनिफिट दे दिया ईएफ को। जितना आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए आप। लेकिन एचयूएफ बनाने का फायदा पता क्या है? 1,95,000 रुपए का फायदा है हर साल, अगर आपकी इनकम एचयूएफ की 10 लाख से ऊपर है। आप कहेंगे कैसे फायदा हुआ? अरे भैया, पहला 2.5 लाख माफ, इधर भी माफ है, उधर भी माफ है। अगले 2.5 लाख पर 5%, वो ओल्ड रजीम में भी 5% है, नई रजीम में भी 5%, वहां कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगले 5 लाख पर ओल्ड रजीम में 20% है। यहाँ अगले 5 लाख में 2 रेट लगते हैं। एक तो 2 करोड़ वाले के ऊपर का वो हम देते हैं 5%, 1.5 करोड़ से ऊपर वाला हम देते हैं 10% कर रहे ना, और 10% 5 करोड़ से ऊपर जो दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको देखना है कि आपको क्या बेनिफिट मिल। देखिए, आपने 5% से 25% बचा लिया, पहले 2.5 लाख पे 30% बचा लिया। अगर एचयूएफ बनाएंगे तो 2.5 लाख का 30% बच गया ना, वहां तो माफ नहीं होता। यहाँ तो 3,75,000 रुपये आपने बचा लिए हर साल। अगले 2.5 लाख पे 5% दिया तो 25% बचाया, 25% बच गया ना। 30 के स्लैब में होते तो 25 × 25 62,500 बना लिए, 1,12,500 हो गए। अगले 5 लाख पे 10% बचा, 50,000 रुपये हो गए। 1 लाख कितने गिने थे मैंने? 75,000 और 62,500, 1,37,000 और ये 50,000, 1,87,500। 4% इसके ऊपर एजुकेशन सेक्टर जोड़िए, 1,95,000 रुपये। 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 1,95,000 रुपये हर साल नया बचता है। 1,95,000 हर साल बच सकता है एचयूएफ की इनकम अगर आप क्रिएट कर लें। लेकिन एचयूएफ बनाई कैसे जाती है सर? या तो विल से बनती है, कॉर्पस चाहिए। तो विल लिख के दे कोई कि मेरी डेथ के बाद मैं ये इसके एचयूएफ को दे रहा हूं। विल में रिसाइटल होना चाहिए that after my death such and such property will go to HUF of such and such person। जरूरी नहीं है फादर विल करे, जरूरी नहीं है माँ विल करे, कोई भी कर सकता है। विल में तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, आफ्टर माई डेथ माई प्रॉपर्टी सच एंड सच प्रॉपर्टी विल गो टू द HUF ऑफ भूपेंद्र दीक्षित। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मना थोड़ी है। पर मैं दूंगा नहीं भूपेंद्र को, कभी मुंह में उसका पानी आ गया हो कि मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं देने वाला मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि सर आप आशीर्वाद देते रहो, बस आप आशीर्वाद ही दे रहा हूँ सर। हाँ। बाकी तो बातें ही कर रहा हूँ, बातों से खुश कर रहा हूँ आपको। तो विल से एचयूएफ बन जाती है, उसमें लिखा चाहिए कोई भी जो विल करे आफ्टर माय डेथ
दिस विल गो टू HUF ऑफ भूपेंद्र दीक्षित। तो भूपेंद्र दीक्षित की HUF को जाएगा। अगर उसमें HUF का वर्ड नहीं आया तो आपकी HUF नहीं बनेगी, लेकिन वो HUF तो बनेगी जब तक वो आदमी मरे नहीं। जब तक मरे नहीं तब तक आपकी HUF को कॉर्पस कैसे मिलेगा? तो दूसरा तरीका HUF का है कि आप गिफ्ट ले लो, लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। तो भूपेंद्र जी, ये नहीं है कि आप ऐसे ही उसमें पैसे जमा करा के किसी से गिफ्ट दे दो। जेन्युइन गिफ्ट हो, उसकी एक्चुअल इनकम हो, वो आप जो मर्जी करो, समझ गए ना? जेन्युइन गिफ्ट। अगर गिफ्ट जेन्युइन प्रूव नहीं हुई और अनरिलेटेड पर्सन से ली है तो आपको पता है 78% टैक्स बन जाता है, 78%, 115 BBE में। अगर गिफ्ट जेन्युइन है, रिलेटेड पर्सन से गिफ्ट लेने का तो फायदा नहीं है। HUF अगर अपने मेंबर से गिफ्ट देता है तो सेक्शन 64(2) लग जाता है, वो क्लबिंग हो जाती है 64(2). तो आपको अपनी HUF को नहीं गिफ्ट देनी, भूपेंद्र जी को अपनी HUF को गिफ्ट नहीं देनी। दोगे तो फायदा क्या होगा? इनकम तो आपके हाथ में ही क्लब होगी। हाँ, वो अलग बात है, ज्यादा पैसे हो तो इनकम क्लब होगी, इनकम और इनकम नहीं होगी, लेकिन इतना कौन देखता है? तो किसी से भी गिफ्ट ले लो, 2,51,000 की ले लो, रिटर्न भर दो, 56(2)(10) लग गया, 2.5 लाख माफ हो जाएगा पहले साल और 1,000 पर 52 रुपए टैक्स बनेंगे। आपकी HUF तैयार है, रिटर्न भर दीजिए, रिटर्न भर दीजिए 2,51,000। अरे सर, आप तो 4,01,000 भी ले सकते हो भूपेंद्र जी, 1.5 लाख रुपए का FDR बना देना 5 साल के लिए, तो 4,01,000 हो जाएगा, क्योंकि अब PPF नहीं है। HUF का PPF नहीं खुल सकता, पहले HUF PPF खोल सकता था, अब HUF का PPF नहीं है, लेकिन FDR तो बना सकता है 5 साल के लिए। तो 4,01,000 ले लो, मुझे क्या दिक्कत है? आपको तो 2.5 लाख टैक्स 52 रुपए पड़ने, आप कहेंगे कम क्यों नहीं ले लेता? अरे इनकम टैक्स वाले को पता कैसे लगेगा आपका HUF बन गया? तो ले लो ना, 52 रुपए टैक्स दे दो, सरकार को भी खुश हो जाएगी और आपको भी मिल जाएगी और आपका HUF तैयार है। उस HUF के पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर HUF है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस नहीं कर सकता HUF में, वो कर्ता नहीं बन सकता HUF में। अगर कर्ता कोई और बन जाए तब तो वो बिजनेस, उसकी CA की HUF की बिजनेस चलेगा, लेकिन CA खुद कर्ता नहीं बन सकता अपनी HUF का अगर वो HUF बिजनेस कर रहा है। हाँ, बिजनेस नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस करना है, अब शेयर ट्रेडिंग का तो बिजनेस नहीं होता, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस होता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन लोग डेरिवेटिव का कर लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, भैया वो तो क्लियर कट बिजनेस है, वो तो आप CA कर ही नहीं सकता, वो कर्ता बन नहीं सकता। आप किसी को भी कर्ता बना सकते हैं, मतलब एनी मेल और फीमेल मेंबर एक्सेप्ट वाइफ कर्ता नहीं हो सकती, को पार्सल कोई भी कर्ता हो सकता है, लेकिन खुद कर्ता बनेंगे तो आपकी HUF, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिजनेस नहीं कर सकती। इनकम टैक्स को कोई तकलीफ नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेट दर्द शुरू हो जाएगा, वो डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर देंगे आपके लिए कि आपने बिजनेस कैसे कर लिया। कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए केयरफुल होइए। बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव इनकम दिखा रहे हैं और बिजनेस में दिखा देते हैं, मर जाएंगे किस दिन इंस्टीट्यूट को पता लग गया कि आप HUF के करता है और आप बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिजनेस कर, आप बाकी जो मर्जी करिए, लेकिन कम मत करना। आप कर्ता नहीं बन सकते, बाकी कोई भी बन सकता, मैंने कहा, लेकिन HUF बनाने में एक बहुत फायदा है। आप इनकम उसकी क्रिएट करके सेपरेट असेसमेंट कराइए और हो सकती है। और मैंने HUF के बारे में कई बार लेक्चर दिया है, लेकिन प्लानिंग के लिए HUF बना सकते हैं अगर आपकी HUF नहीं है। आप अपने फादर की HUF के मेंबर हैं तो भी आप अपनी बना सकते हैं HUF सेपरेट, और आपका बेटा है या बेटी है, कोई दिक्कत नहीं, अलग बना सकते हैं। फादर की चलती रहेगी, आपकी चलती रहेगी, आपका ग्रैंडफादर की HUF है फिर भी आप बना सकते हैं। अरे आप तो कर्ता हो सकते हैं 4 HUF का, आप अपनी HUF के कर्ता हो सकते हैं, अपने फादर की HUF के कर्ता हो सकते हैं, अपने ग्रैंडफादर की HUF के कर्ता हो सकते हैं, अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर की HUF के भी कर्ता हो सकते हैं। कर्ता चाहे कुछ नहीं करता, कर्ता फिर भी कर्ता ही होता है। तो मैंने बताया आप कर्ता हो सकते हैं, HUF मरती नहीं है, HUF कभी नहीं मरती। अगर उसके पास एक को पार्टनर और एक मेंबर भी है, HUF कंटिन्यू करती है। किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता, कोई और कर्ता बन जाएगा।
कौन करता बनता है? बेटा नहीं, एल्डेस्ट चाइल्ड। प्लीज नोट द वर्ड एल्डेस्ट चाइल्ड, या सन या डॉटर, चाहे डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वेंशन में तो बाप के मरने के बाद, बाप जिसकी एचयूएफ है उसके मरने पर बेटा या बेटी जो उसमें से बड़ा है वो कन्वेंशन के हिसाब से चाहे शादीशुदा है नहीं है बनेगा। हाँ, अगर सारे को पार्टनर डिसाइड करें तो किसी को भी कर्ता बना सकते हैं। फिर तो एक MOU लिख लो और कर्ता कह दो ये नहीं बनना चाहता, अब इसको बना रहे, मना नहीं है। अडल्ट हो कोई भी कर्ता हो सकता है को पार्टनर, लेकिन अदरवाइज सीनियर चाइल्ड बिकम्स द कर्ता। उसकी डेथ में फिर दूसरा बनता है। और एक चीज बता दूं, जब HUA बनाते हैं तो आपका कोई भी बच्चा पैदा हो उसका ऑटोमेटिक राइट है। आप ये नहीं कह सकते मैं इसको पार कर दी, इसको निकाल दूंगा ना, आपकी कोई चॉइस नहीं है। एक बेटा है तो एक के साथ, दो है तो दो के साथ, बेटी है 3 के साथ, 4 के साथ, जो पैदा होता रहेगा उसका राइट आ जाएगा आपके HUA में। इंडिविजुअल में नहीं आता, HUA में इमीडिएटली राइट आ जाता है उसका पैदा होते ही। आपके बेटे का बेटा पैदा हो उसका भी राइट है, बेटे के बेटी का पैदा हो इसका भी राइट है दादा की प्रॉपर्टी में। लेकिन रुकिए, डायरेक्ट राइट नहीं है, थ्रू फादर राइट है। कि अब जब भी पार्टीशन करते हैं ना HUF का, तो पहले पर स्ट्राइप होता है। पर स्ट्राइप पता है भूपेंद्र जी कैसे होता है? अगर मैं पार्टीशन करूंगा ना तो अगर मेरी वाइफ जिंदा है तो मेरी वाइफ को एक शेयर मिलेगा, एक मुझे मिलेगा और एक एक मेरे बच्चों को मिलेगा। अगर मेरे बच्चे 2 है तो हाफ 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 हाफ, सॉरी 1/4 मेरे बेटे को, 1/4 मेरी बेटी को, 1/4 मुझे और 1/4 मेरी वाइफ को। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं तो 1/5 हो जाएगा, मेरे को 1/5 मदर को, वाइफ को, 1/5 मेरे 3 बच्चों को। ये इक्वल होता है, इक्वल। लेकिन हम चाहे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर सारे एग्री करें तो, नहीं करे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो बच्चे को शेयर मिलता है ना, जैसे 1/4 मिला भूपेंद्र जी, वो अपने बच्चों में बांटेगा। बेटी को जो मिला वो अपने बच्चों में बांटेगी, फिर जो बच्चों को मिलेगा वो अपने बच्चों में बांटेगी। जब भी पार्टीशन अब इनकम टैक्स में है तो कंप्लीट पार्टीशन होता है, पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है। कंप्लीट पार्टीशन अमंग्स नॉट द फर्स्ट ब्रांच। मेरे को मेरे बच्चों के साथ बट गया, अब मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ बांटेगा, मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ बांटेगी, मेरे बेटे का जो बच्चे हुए वो अपनी, लेकिन उनका शेयर अपने बेटे की शेयर से ही मिलेगा, बाप के शेयर से। मुझे मेरे 2 बच्चे, 1/4 मेरे बेटे को मिल गया, 1/4 मेरी बेटी को मिल गया, तो वो 1/4 जो बेटे को मिला वो अपने बच्चों में बांटेगा, मेरे वाले नहीं। मेरे को तो 1/4 मिल गया और 1/4 मेरी बीवी को मिल गया, 1/4 मेरा बेटा वो अपने बच्चों में बांटेगा। जो उसके बच्चे को मिला, जितना भी मिला वो अपने बच्चों में बांटेगा अगर शादीशुदा है। इधर बेटी को मिला वो अपने बच्चों में बांटेगी। तेरी बात को समझ रहे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पहले ब्रांच में होता है उसे बोलते हैं पर स्ट्राइक, फिर होता है अपने बच्चों में उसे बोलते हैं पर कैपिटल। पर कैपिटल मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर हो गया? ये पार्टीशन जब करना है तो ऐसे होता है, पार्टीशन नहीं करते तो HUF चलता रहता है, जो चला गया तो चला गया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा पॉइंट ये है कि HUF बनाने के कई फायदे हैं और HUF का एक सेपरेट एसएससी मिलके आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, HUF की कई चीजें गलत लोग बनाते हैं, वो फंस जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ 10 लाख से ऊपर इनकम आए तो HUF में अपना अपना बांट लेना चाहिए प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं बांट सकते। करंट इनकम आप HUF में शेयर अपने मेंबर को दे सकते हैं, वैसे तो देना है तो इक्वल दोगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं देना है तो भैया वही आप सारे डिसाइड कर लो, तो एक को भी दे दो। और इक्वल देना है तो वही सिस्टम है, पर स्ट्राइप पर कैपिटल। समझ आ गया जी? पहले अपने बच्चों में, बच्चे अपने नीचे बांटेंगे, वो बेटी अपने नीचे बांटेगी, मेरा शेयर 1/4 ही रहेगा, मेरी बीवी का शेयर 1/4 ही रहेगा, 1/4 बेटा वो अपने बच्चों में, 1/4 बेटी वो अपने बच्चों, मेरा तो 1/4 ही रहेगा। क्लियर हो गया? ये पार्टीशन का तरीका है। और HUF की रिटर्न आप सेपरेट भर सकते हैं, और HUF में तो 2.5 लाख ही माफ है। लेकिन HUF में एक फायदा है, अगर आप नई स्कीम में जाएंगे तो आपको टैक्स कम लगेगा, क्योंकि HUF में तो कब अब 80C का स्कोप तो कम ही गया, क्योंकि PPF है नहीं, उसमें और भी कोई नहीं है। एक LIC रह गया HUF में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP,
और एक रह गया आपका HUF में वही FDR, 5 साल के लिए FDR लॉक इन करना, बाकी तो मिलता नहीं है। तो आप HUF में जा सकते हैं। हाँ, HUF 80D ले सकता है, 80D ले सकता है HUF 25,000 रुपए तक की अपने उसके लिए, या 50,000 रुपए HUF ले सकता है अगर सीनियर सिटीजन उसमें है तो 50,000 तक। लेकिन HUF को हम बाकी डिडक्शन नहीं देते। HUF को 5 लाख का माफ नहीं है। इंडिविजुअल तो रेजिडेंट को 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं हो तो टोटल माफ है ना, 12,500 उसमें वो मिल जाता है 100% रिबेट अंडर 87A, और 12,500 विच एवर इज लेस HUF के लिए ये नहीं बेनिफिट है। तो HUF के लिए बाकी एडवांटेज है, उसका एडवांटेज आप लीजिए। HUF को अगर आप नई स्कीम में जाएंगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6A में। ओल्ड स्कीम में जाएंगे तो 80C मिलेगा, 80D मिलेगा, 80DD मिलेगा, 80DD भी मिलेगा, और HUF को ये चंद एडवांटेज है, ये जो मैंने आपको मेजर बताई। और HUF बनाना भी एक अक्लमंदी है अगर अच्छी तरीके से आप बनाने लगे। बेटी के साथ भी HUF बन सकता है, जरूरी नहीं है बेटा हो। मेरी तो HUF है, हालांकि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटी HUF नहीं बना सकती। हाँ, कर्ता बन सकती है। HUF हमेशा मेल मेंबर बनाता है, वाइफ नहीं बनाती, मेल मेंबर। लेकिन उसके बाद बेटी जो को पार्टनर बनी वो HUF की को पार्टनर है, वो कर्ता बन सकती है बाप के मरने के बाद, लेकिन अपनी HUF नहीं बना सकती। HUF तो मेल ही बना सकता है, फीमेल कोई HUF नहीं बना, पर फीमेल को पार्टनर हो सकती है। ये भी मैंने HUF के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूं अब आपकी क्वेरीज जो भी हो, तो मैंने भूपेंद्र जी को कहा था, मेरी कुछ एक कमिटमेंट थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूरा करूंगा। कमिटमेंट एक बार दे दी तो दूंगा, और आपके पास जो जो क्वेरी, पूरी क्वेरी का जवाब दूंगा। मैं चिंता नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि मैं भाग जाऊं। जब जो क्वेरी है पूछिए और पूछते रहिए प्लीज। 1 घंटा मैंने लेक्चर दे दिया, अब क्वेरीज ले लीजिए। थैंक यू सर। एक सूर्यकांत गौड़ जी की क्वेरी है सर, और तो सूर्यकांत जी बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलिए जी। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे जो 50 लाख से ऊपर होता है, हम 1% डिडक्ट करते हैं, परचेजर को हाँ जी। डिडक्ट करना होता है, तो हाँ, उसके हाँ। रिगार्डिंग सर क्वेरी है। एक्चुअली क्या अभी बोलो? एक क्लाइंट है, हाँ, एक्चुअली पिछले साल में 2019 में उन्होंने अक्टूबर में परचेज किया प्रॉपर्टी को, और हाँ। वो 54 लाख की है, बट उन्होंने 54,000 अपने पास रख लिए, वो डिपॉजिट नहीं कराया अभी तक। तो भैया इंटरेस्ट पड़ेगा वो तो, हाँ सर, इंटरेस्ट पड़ जाएगा पूरी तरह। कल सर चेक किया सारा ऑनलाइन, तो सर 54,000 का 70,000 इंटरेस्ट और लेट फीस बन के आया मेरे सामने। एक्चुअली ये तो कुछ 26 क्यू भी, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि भाई 200 पर डे की 234E की फीस लग रही है उसमें, जो कि इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स, मींस की 54,000 भरना था, तो 54,000 के इक्वल वो आ गई, उसके अलावा इंटरेस्ट आ गया सर। तो मैं पूछ रहा हूँ एक सर, सेकंड होल्ड क्योंकि करेंगे, मैं जरा बंद कर रहा हूँ इसको जरा। 1 सेकंड होल्ड करेंगे। मैं जरा अब वो मोबाइल पे आ गया, उसमें आ गया आईपैड। 1 मिनट। ओके सर, ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, आपका इंटरेस्ट भी पड़ रहा है? हाँ जी सर, इंटरेस्ट भी है, और लेट फीस जो 200 पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होती है सर, वो मींस की 2 सेलर है 2 बायर है, तो 13,15,000 जैसे हो गया, तो मतलब 54,000 के इक्वल वो लेट फीस दिखा रहा है सिस्टम। बेटा देखो, सिस्टम में मैं कुछ नहीं कर सकता और सिस्टम में आप भी कुछ नहीं कर सकते सर वो मतलब आपको 200 देना ही पड़ेगा। हाँ जी, देना ही पड़ेगा। सर इसका ये तो कोरोना उसकी पैंडेमिक की वजह से जमा नहीं कुछ। कराया उसने। हाँ सर, वो तो सर ठीक है, जैसे तो देखो अक्टूबर क्या में कर था, सकते तो हैं आप। कहते हैं ना, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। अब वो तो 50,000 के बदले 54,000 तो उसको अपनी जेब से देना पड़ गया। लेकिन अब करे क्या, कोई तरीका तो है नहीं, ये तो फीस है, पेनल्टी तो है नहीं, ये तो फीस है। और फीस तो पहले ले लेंगे, TDS को बाद में देखेंगे, पहले फीस लेते हैं वो, जब भी रिटर्न भरेंगे फीस में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये कोई तरीका नहीं बेटा। मैंने आप वो 119(2) में जाके कोई रिलीफ मांगे, कोई देगा ही नहीं, वो सोचेंगे ही नहीं। प्रिवेंटेड फ्रॉम ये था। आप 119(2) में जाकर अप्लाई कर दीजिए कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को, नहीं देगा कोई भी, देगा सर ये करते नहीं। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे 25 मार्च से अपना कोरोना का ये पीरियड स्टार्ट हो गया,
तो क्या इसकी उसमें लिखा गया इसमें था कुछ 30 जून तक जमा करा दीजिए, तो हम इंटरेस्ट कम लेंगे। उसमें तो इंटरेस्ट की बात थी, बाकी तो थी नहीं कि इंटरेस्ट आप 1.5% के बदले 1% लेंगे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। वो तो उन्होंने आगे बढ़ाया। अब वो टैक्स अपना नहीं छोड़ा उन्होंने बिल्कुल भी। वो कह रहे जब काट के रख लिया तो क्यों आपको नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। तो वो तो नहीं माने, आपने उसका सरकार का पैसा यूज किया है। नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे सर। कोई वे आउट इसका सर? कोई वे आउट नहीं है। अब तो वो जमाने चले गए वे आउट वाले। चलिए सर, आगे बोलिए। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीए सतीश गर्ग जी का है सर, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। जी सर बोलिए सर, बोलिए। मेरा ये सर मेरी एक क्वेरी है, जो हमारा 115 में 115 जेबी में मैट जब हम निकालते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो सर उसमें जब हम प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड लाइबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं ना, हाँ जी, असर्टेन्ड की थोड़ी करते हैं, अनअसर्टेन्ड की करते हैं। हाँ मतलब उसमें अनअसर्टेन्ड की करते हैं। सर मेरी क्वेरी ये थी कि एक जो बिल्डर के केस में ईडीसी आईडीसी का इंटरेस्ट होता है, हाँ तो वो एक्चुअली पेबल नहीं होता। वो अभी इनकी कोविड में एक नोटिफिकेशन आई है कि अगर आप पे कर दोगे तो आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो मैंने उस पर प्रोविजनल बेसिस पे उसका बना दिया कि अगर कल को कंपनी पे नहीं करती, पर मैंने उसको बनाया शेड्यूल से देख के ही है, तो हम उसे किस में लेंगे, असर्टेन्ड में या अनअसर्टेन्ड में? हाँ, पर आप अभी तक बैट क्यों दे रहे हैं? सर उनके अभी पास आपके पास 80 मैट भी है क्रेडिट ना। पड़ा हुआ है? क्या सर? आपके पास सर मैट क्रेडिट फर्स्ट पड़ा है जो मैट देना चाहते हैं? मैट तो खत्म हो नहीं गया अगर सर, आप एक 22% में जाएंगे तो। सर नहीं, एक्चुअली उनके पास 80 भी है, तो उनके पास 100% डिडक्शन है, तो उनको 22% वाला कोई लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो अच्छा, सिर्फ उनको तो मैट देते हैं 15। 80IB में ज्यादा फायदा हो रहा है उनको। 80IBA हाँ जी, होगा, हाँ 80IB नहीं होगा, IBA BA सर, होगा। हाँ जी BA अफोर्डेबल हाउसिंग वाला 80 IBA। समझ गया सर, समझ गया। तो वो तो फिर हाँ जी, देखो भैया, मैट तो देना पड़ेगा, वो तो बात ठीक है। वो प्रोविजन फॉर असर्टेड लाइबिलिटी आप एस्टेब्लिश करो कि असर्टेड है। सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हो, क्योंकि आपने सर्टिफाई करना है कि जो कैलकुलेशन आपने करी है बुक प्रॉफिट की वो करेक्ट है। आपने करना है, आपको मालूम है हाँ ना, जी, हाँ जी, सर्टिफाई करना हाँ हाँ पड़ता है। 29B वाले हाँ तो फॉर्म में करो सर। फिर। नहीं आप सर, कर दो तो उसको क्या तकलीफ है? नहीं तो करोगे तो सर फिर उसे आप फंसो। उसे किस नेचर में मानना चाहिए सर, वही मेरी They क्वेरी थी, cannot उसे किस। question you, but you should be satisfied that it is asserted. ओके बिकॉज सर, अपोलो ओके टायर ओके की जजमेंट है कि अगर आपने लिख के ओके, दे दिया कि ये ठीक करेक्शन किया तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको रगड़ देंगे। ठीक है सर, ओके सर, ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर सर, आगे थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन सहगल जी का है, और ये पूछ रहे हैं कि कैन ए एचयूएफ बी क्रिएटेड आफ्टर मैरिज ओनली बिफोर बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड? इनकी नई नई शादी हुई है सर, देखिए इसलिए पूछ रहे हैं। मना तो कहीं नहीं लिखा। हिंदू लॉ में शादी होने के बाद एचयूएफ बन जाती है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है 2 को पार्सनर चाहिए पहली बार एचयूएफ में, और बीबी को पार्सनर होती नहीं। लेकिन वहां तो मूर्ख बैठे हैं, जो मर्जी करा लो, और सब करते हैं, और कईयों ने बनाई हुई है। मैंने तो अपनी बेटी के साथ एचयूएफ बना ली थी 1973 में, जब अलाउड ही नहीं थी, तो वो छोड़ो। लेकिन अदरवाइज होने में तो हाथ ही निकल जाते हैं। फंस गए तो एक चाइल्ड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मना नहीं है, मना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर कंप्लीट पार्टीशन अंडर इनकम टैक्स एंड सरेंडर ऑफ पैन। सर पहला प्रोसीजर ये है कि जब आप रिटर्न भरे तो साथ में एक लेटर लिख के दे दे एओ को कि मैंने रिटर्न भर दी है और हमने पार्टीशन ले लिया है, आपस में पार्टीशन कर लिया या करने जा रहे हैं। जब आप लिख के दे देंगे तो उसकी ड्यूटी है, लिख के देना आपका काम है, उसकी ड्यूटी है एओ की सबको, सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म करे, नोटिस इशू करे, और उसको एक टाइम दे, और टाइम दे के उनको बुलाए, और बुलाकर एक पार्टीशन ऑर्डर पास करे कि आप सेटिस्फाइड है, ये पार्टीशन हो रहा है, इस तरीके से सेटिस्फाइड है। हो सकता है इवन पार्टीशन हो सकता है अनइवन हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो आपको चाहिए ना, वो आपसे लिखकर ऑर्डर पास कर देगा। 99% लोग अब इन्फॉर्म ही नहीं करते पहले, वो हमारी गलती है। इन्फॉर्म करने के बाद 99% एओ पार्टीशन ऑर्डर पास ही नहीं करते। मैं 171 सेक्शन कह रहा हूँ, 171 सेक्शन, वो पार्टीशन ऑर्डर पास नहीं करते। कम से कम आप इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कल वो कहेंगे हमने तो पार्टीशन मांगते ही नहीं। आप इन्फॉर्म कर दीजिए, एओ की ड्यूटी है, बुलाना, बुलाए ना बुलाए वो आपका काम नहीं है। दूसरी बात, जब आप पार्टीशन कर लेते हैं
तो आपको सबके साइन कराने चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, एक लिखकर कि भाई हम ये को पार्सर है, हम इस तरह बांटने जा रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। किसको? गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन आपको पार्टीशन अनइवन करना या इवन करना ये आपकी मर्जी है। अगर इवन है पार्टीशन करना है तो मैंने बताया पर स्ट्राइप में कौन आएगा? खुद जिसने किया करता, जिसकी एचयूएफ थी, ओरिजिनल एचयूएफ, सबकी नहीं करता, तो दूसरा बेटा भी बन जाता है, वो नहीं कह रहा। जो ओरिजिनल एचयूएफ जिसने बनाई वो करता और उसकी वाइफ को शेयर मिलेगा। अगर मेरे बनने के बाद मेरे बेटे ने उसका कर्ता बन गया तो फिर मुझे थोड़ी शेयर मिलना है, लेकिन मेरी बीवी को मिलेगा, लेकिन मेरे बेटे की बीवी को नहीं मिलेगा। कर्ता की वाइफ को नहीं मिलता है, कर्ता की वाइफ को कोई शेयर नहीं मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल कर्ता है जिसने एचयूएफ बनाई उसकी वाइफ का शेयर होता है। अगर वो जिंदा है तो उसकी वाइफ का शेयर है। अगर मैंने अपनी एचयूएफ बनाई तो मेरी वाइफ का शेयर है। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को भी देना पड़ेगा, अपनी माँ को देना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटे की वाइफ को कोई शेयर नहीं मिलता है, लेकिन मेरी वाइफ को मिलेगा जो मेरी करता है। मेरी एचयूएफ कर्ता बदल सकता है, लेकिन ओरिजिनल कर्ता की वाइफ को शेयर मिलता है। तो इक्वल शेयर है मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों में। अब बच्चे अपना बांटते हैं और बेटियां अपनी बांटती हैं अपने अपने बच्चों में। वो भी बांटना चाहिए डाउन द लाइन, कंप्लीट पार्टीशन अमंगस्ट ऑल द मेंबर्स, कंप्लीट नीचे तक 4 जनरेशन तक पार्टीशन होता है। लोग एक ही जनरेशन में पार्टीशन करके बैठ जाते हैं, इसे पार्शियल पार्टीशन कहते हैं, लेकिन वहां भी चल रहा है, लोग करे जा रहे हैं। उनके कहने की बातें अलग है, लेकिन कंप्लीट पार्टीशन करिए और करके बांट लीजिए और फिर आपका एचयूएफ खत्म, फिर सरेंडर कर दीजिए। लेकिन हम सरेंडर हमेशा लेट करते हैं, कोई रिफंड पड़ा हुआ है, कोई बैंक अकाउंट में कोई और आ गया, कोई हमने म्यूचुअल फंड ले रखा है उसका कोई आ गया, ध्यान नहीं रहा, तो अब बाद में सरेंडर भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एचयूएफ सरेंडर करना डज नॉट मीन कि एचयूएफ चल रही है, कि एचयूएफ पैन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैन नंबर रहना कोई गलत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैन तो कोई भी ले ले, इनकम नहीं है तो भी पैन मिल जाता है। पैन का क्या है, पैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको सरेंडर करके सब कुछ खत्म हो जाए तो पैन सरेंडर कर दीजिए। पैन से रखना क्या मतलब ये थोड़ी है कि रिटर्न भरना जरूरी है, ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं। रिटर्न भरने के लिए पैन जरूरी है, लेकिन पैन के लिए रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। ये चीज तो पक्की है, तो आप उस तरह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूछिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वेद चावला जी का है। जी वेद जी, आप अनम्यूट है। हाँ जी वेद जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। एक टीडीएस का क्लाइंट है, बिल्डर है वो, उसके 2012-13 से लेकर 14-15 तक 234A की पेनल्टी आ रखी है। तो क्या वो आज की डेट में हम आज उसने आइडेंटिफाई किया, क्या हम अपील कर सकते हैं उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट? पेनल्टी थोड़ी होती है, 234A का इंटरेस्ट होता है। 234F जो लेट फीस वाला, जो 200 पर डे वाला, वो हम पेनल्टी बोलते हैं, वो पेनल्टी नहीं है, लेट फी है। लेट फीस वो पेनल्टी नहीं बोलते उसको, लेट फी। पेनल्टी वो होती है जिसके लिए इनिशिएट की जाती है, जिसके लिए नोटिस दिया जाता है, इनिशिएट करते हैं। इसमें कोई इनिशिएट नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है फी। और ये तो आपको जमा करानी है, नहीं जमा कराए तो आपने जो 140A में ना वो जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें पहले फी एडजस्ट करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। ये पुराने सालों के ऑर्डर पास किए हुए उन्होंने, आज उन्होंने सिस्टम पे चेक किया है। और सर पीछे एक सर्कुलर आया था पुराने का, उन्होंने रिलीफ दे दिया था, वो मुझे याद नहीं कौन सा है, एक रिलीफ दिया था उसका, वो देख लेना जो मिला हुआ है। अब 1 जून 2015 तक जितने भी थे वो हम ले सकते थे, तो क्या उसकी अपील आज की डेट? वो मेरे को याद है कुछ आया था रिलीफ। हाँ, तो उसकी अपील आज की डेट में भी कर सकते हैं हम? अपील करना तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, कंडोन करानी पड़ेगी। टाइम पीरियड तो 30 डेज होता है अपील का, कंडोन करा के जो मर्जी करिए, प्रिवेंटेड फ्रॉम सफिशिएंट कॉस्ट, अदरवाइज कैसे अपील होगी? वैसे कंडोन के लिए क्या रीजन अच्छा रहेगा सर? अब तो केस के ऊपर डिपेंड करता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, इग्नोरेंस है, ऐसा तो कोई एक्सक्यूज माना नहीं जाता। आप कंडोन कर सकते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, ये था वो था, अरे छोटा अमाउंट है तो कर भी देते हैं कंडोन। आप कंडोन की अब प्रॉब्लम पता क्या आ गई है, अब सारा ई असेसमेंट हो गया, ई अपील हो गई, अब वो जमाने चले गए। आप समझ गए ना मेरा? पहले तो हम कह देते थे सर मैं कर दूं अपील, अप्लाई कर रहा हूँ,
तो जरा देख लेना, वो कहता हाँ कर लो, कोई मैं कर दूंगा, कर लो। अब किससे कहोगे, कोई मतलब नहीं है कि वो करे, वो तो उठाकर आपको नेशनल ई अपील सेंटर में डालना है और वो किसको भेज दे क्या पता, हमें क्या पता क्या होगा। अब जमाना बदल गया, पुराने जमाने की बातें थी, वो बड़ा कुछ कर लेते थे, अब नहीं हो। चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देवेंद्र कपूर जी का है। जी देवेंद्र सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि मैंने खुद पढ़ना है और क्या उसमें जो मैं फीस भरूंगा उसकी 80C मुझे मिल सकती है? खुद पढ़ना है तो क्यों नहीं मिलेगी, एजुकेशन का लो इंटरेस्ट मिलता है। नहीं, वो आप कह रहे हैं उसके लिए 80C में, 80C में चाइल्ड वाली? नहीं वो तो चाइल्ड है, वो खुद चाइल्ड थोड़ी है यार, वो तो चाइल्ड नहीं वो तो ठीक कितने मैं फीस डैडी से दिलवाऊं तो चलेगा? हाँ जी हाँ, फीस डैडी से दिलवा दे। अच्छा, खुद अपने बच्चों की तो भर ही रहा है वो देख लेना, वहाँ डिपेंडेंट चाइल्ड तो नहीं लिखा है। अरे भैया देखना पड़ेगा, इतना याद नहीं है मेरे को, देखना डिपेंडेंट चाइल्ड तो नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा सर। हाँ जी चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज खुराना जी का है। जी पंकज जी अनम्यूट। हेलो। हाँ जी पंकज जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी एक क्लाइंट है, वो एक्सपोर्ट ऑफ नोट्स राइटिंग सर्विस में इन्वॉल्व है। कौन सी राइटिंग सर्विस? नोट्स राइटिंग। नोट्स समझा नहीं, किसी के नोट्स लिखते हैं? जी एक्सपोर्ट करते हैं ये सर्विस एक्सपोर्ट करते। Sir, the person is involved in the export of notes writing service all over world। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके पास अप्रोच कर सकते हैं और ये नोट्स राइट करके उनको सर्विस देते हैं ये। और उसका चार्ज लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया से पेमेंट आती है। हाँ जी, तो क्या हुआ? तो सर मैंने ये जानना है कि ये इनकी हमें ITR जो फाइल करनी है, क्या हम इनको प्रोफेशनल ट्रीट करेंगे या हम इनको बिजनेस इनकम दिखा के 4480 में जा सकते हैं? एक मिनट पहले बता दूं, अगर आप 44AA पढ़ेंगे तो प्रोफेशन है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद है और एनी अदर व्हिच इज नोटिफाइड और एनी अदर नोटिफाइड, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज। तो किस में फिट करेंगे? आर्किटेक्चुरल हो गया और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में तो ले नहीं सकते। तो ये तो नॉर्मल है, हो सकता है प्रोफेशन हो। अब मैं किताब लिखता हूँ, बुक राइटिंग इज ए प्रोफेशन, और लिखा हुआ 80 क्योंकि भी लेना है तो आपको बुक राइटिंग के लिए प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन 44AA में है नहीं, 44AA में नहीं है वो। तो मैं 44AD में लेता हूँ तो मर जाता हूँ, 80 QQ भी नहीं मिलता। 44AD में जाएंगे तो डिडक्शन नहीं मिलती, आप समझ रहे हैं? तो मुझे वो 3 लाख का नुकसान हो जाता है, 3 लाख के ऊपर 90,000 रुपये। तो मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, हालांकि कोई अकाउंट्स ही नहीं है, लेकिन करूँ क्या, मजबूरी है। समझ गया ना मेरा पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि 44AD डज नॉट टॉक अबाउट ओनली बिजनेस, क्योंकि अगर 44AD में बिजनेस लिखा है तो ये बताइए उसमें ये क्यों लिखा है कि those who are covered under 44ADA या those who are carrying on profession under 44AA they are not covered under 44AD? ये क्यों लिख दिया आपने? 44AD पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है those who are carrying on a profession as covered under 44AA they are not eligible to opt for 44AD। इसका मतलब 44AD प्रोफेशन के लिए है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन वो वाले नहीं है वो जो स्पेसिफाइड है। तो मैं 44AD में लेता हूं, लेकिन 44AD में आपको वो नहीं मिलेगा कोई भी चैप्टर 80C to 86 से, वो 80IA टू लेकर 80 वो वाला बाकी मिल जाए। अच्छा, 80IA, हाँ 80C मिलेगा। सर अगर इसमें क्लाइंट सेटिस्फाइड है और वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो बिजनेस इनकम नहीं दिखानी, मुझे प्रोफेशनल ही दिखा दो, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है कि हम उसे प्रोफेशनल दिखा? अरे प्रोफेशन है लेकिन 44ADA में नहीं जा सकता। अच्छा, 44ADA में नहीं जा सकता, नॉर्मल ऑडिट में जा सकता है वो। 44ADA में नहीं जा सकता, 44AD में जा सकता है या फिर अकाउंट्स बनाए, या अकाउंट्स बना के ऑडिट करवा सकते हैं ना।
करेक्ट 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 जी जी जी, करा सकते। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन सीए अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, सर कैन ए सीए इन प्रैक्टिस कैन मेक एचयूएफ एंड डू बिजनेस एक्टिविटी? अभी तो बताया, सारी रामायण पढ़ दी की और मेरे से पूछता सीता कौन ले गया? भैया मैं नहीं ले गया सीता, वो रावण ही ले गया। मैंने बता दिया अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रोफेशन नहीं कर सकते। और फिर मेरे से पूछ रहा है कैन सीए डू, यू बिकम करता ऑफ योर एचयूएफ, यू कांट डू बिजनेस। हाँ, अपनी बेटी को अपने बेटे को बना दीजिए, अगर वो सीनियर है, अडल्ट है तो करिए बिजनेस, लेकिन तुम करता हो के बिजनेस नहीं कर सकते। वो इंस्टीट्यूट नहीं अलाउ करते, इंस्टीट्यूट नहीं अलाउ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ टू टेक सीआईटी परमिशन फॉर फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 1920? 192 में ही है, उसको लिख के भेजना पड़ेगा, रीजनेबल कॉस्ट बताना पड़ेगा, तो वो कई बार परमिट कर देता है क्योंकि आपको अपने रिटर्न भर के वो लेना है वापस, इसलिए परमिट कर देते हैं। रीजनेबल कॉस्ट हो तो कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सुबी जी का है, कैन सी इन प्रैक्टिस क्लेम 44 ADA ऑन रेम्युनरेशन फ्रॉम सीए फर्म? नहीं, वो तो लिखा नहीं है, पता है वहां पर है ही नहीं, वो क्लॉज ही नहीं है, लिखा नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर 30 to 37, तो इसलिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सैलरी की जो डिडक्शन है वो 30 to 37 में है, वो 40B थोड़ी है, या इंटरेस्ट की डिडक्शन 36 में है, वो 40B में थोड़ी है। 40B में तो लिमिट है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 2 बार आ चुका है, आईपैड के नाम से है, हाउ टू क्रिएट एचयूएफ? बताया तो है, बाय विल और बाय गिफ्ट। और सुबी जी अगेन पूछ रही हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि नोट आस्किंग डिडक्शन। सुबी जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आप अगर पूछ लीजिए जो पूछना है। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि एज अ पार्टनर अगर रेम्यूनरेशन क्लेम किया है तो रेम्यूनरेशन फ्रॉम सीए फर्म पे जो पार्टनर है वो 44 ADA क्लेम करना चाह रहे हैं। सर वो 44 ADA क्लेम करना चाह रहे हैं, वो प्रोफेशन की बात है, उससे मिलेगा आपको खर्चे। किस बात के खर्चे 50 ले लेंगे? अरे बताओ तो सही ना, ऐसे ही मार देते हो क्या? किस बात के 50% खर्चे पार्टनर ले लेगा? नहीं सर, ये प्रोफेशनल इनकम नहीं होगी तो ज्यादा दिखानी है, कम तो कम है तो 50 दिखानी है। ये सोच रहे आपके फेवर में, कोई आपके फेवर में नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 से ज्यादा है तो 50 से ज्यादा दिखानी है। मैं 94% इनकम दिखाता हूँ। नहीं वो अच्छी बात है सर। ना तो मेरे खर्चे नहीं है, मैं ओपिनियन देता हूँ। ओपिनियन में क्या खर्चे होंगे टाइपिस्ट के सिवाय? तो मैं कह दूं मैं फर्म तक जाने के लिए ड्राइवर रखता हूं, उसके खर्चे हैं, मैंने लोन लिया हुआ है कैपिटल के। वेरी गुड। पहले फर्म के पार्टनरशिप के लिए आपका घर 1 किलोमीटर दूर है, आप ड्राइवर भी रखते हैं, आप गाड़ी भी रखते हैं, और आपकी गाड़ी बीवी भी ले जाती है, खर्चे आप इधर क्लेम करना चाहते हैं। अरे यार कोई रीजनेबल बनो यार। और गाड़ी का ले लोगे, चलो ले लो, और कोई खर्चा नहीं मिलता, और कोई नहीं मिलता, सिर्फ गाड़ी का मिलता है बस। क्योंकि इसमें एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका रेम्यूनरेशन 44 AB की लिमिट से ऊपर है तब आपको ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसका अरे लिमिट से ऊपर कैसे हो जाएगा यार? 44 ADA में 44 ADA तो है की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए रेम्यूनरेशन 5 करोड़ का मिल गया, होंगे तो अपने आप खत्म हो गया 44 ADA। अगर आपको 50 से ऊपर मिल रहा है तो 44 ADA तो अपने आप खत्म हो गया। बिल्कुल सही है सर, 44 ADA खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए उसके ऊपर मिल रहा है तो फिर AB तो उसी लॉजिक पे एप्लीकेबल हो जाता है। ऑडिट तो है ना। और अगर मान लीजिए कराता कोई नहीं है, मैंने देखा नहीं किसी कराते, नोटिस आ गया, मैंने भी नहीं देखा है। पागल वाले आता है ना सर। अरे नोटिस आता है जब मेरी इनकम ही कोई नहीं, मैंने और कोई खर्चे नहीं किया, तो वैसे तो बेवकूफी, शेयर ऑफ इनकम एग्जाम वो मेरे कर देंगे, चलो। अरे आप नोटिस तो आता है, मानता हूँ, नोटिस आता है कि आपने ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन सर राकेश बाबू गर्ग जी का है। जी राकेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक लैंड देखी, उससे जो कैपिटल गेन मेरे को राइज हुआ वो दोबारा मैंने लैंड बेची। हाँ, मैंने लैंड बेची, उससे जो कैपिटल गेन मुझे हुआ उसको मैंने फाइलिंग रिटर्न से पहले ही कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिया।
ठीक है, और बिना उस पैसे को विड्रॉ करे हुए मैंने उस कैपिटल गेन से ज्यादा अमाउंट की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आप कहते हैं बैंक से निकलवाना है। मैंने बैंक से पैसा नहीं निकाला और दूसरे सोर्सेस से मैंने खरीद लिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक देगा नहीं आपको 3 साल तक, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इनकम टैक्स ऑफिसर से लिखवाना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट ये है सर, खरीदी ना खरीदी बैंक को क्या मालूम है। आप चेक काट के सीधा डायरेक्ट ले दे रहे थे, बैंक दे देता आपको, आपने बैंक से निकलवाई नहीं है। अब तरीका यही है कि आपको पैसा निकलवाना है तो या तो एओ के पास जाइए, नहीं तो बैंक नहीं देगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इवन 3 साल के बाद भी बैंक देता है जब परमिशन लेके। कई बैंक पागल है जो मर्जी कर दे, अदरवाइज तो जो बैंक से पैसा वापस लेता है या तो डायरेक्ट चेक इशू करिए बायर के नाम, सेलर के नाम पे, या 25,000 रुपए कैश निकलवा सकते हैं। हर 25,000 का हिसाब देना पड़ता है। अब अगर स्कीम को पढ़ेंगे या चेक इशू करना पड़ता है अकाउंट पे ही चेक। ये देख लीजिए, मैं लिखा के दे दूंगा सर। इसकी लाइबिलिटी लिख के दे देगा तो दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सर। सर मैंने कभी 44 एडी नहीं लिया और प्रॉफिट 8% से कम है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। 44 एडी नहीं एडी। हाँ एडी लिखा है सर। सर इसमें लिखा है कि सर मैंने कभी 44 एडी नहीं लिया और प्रॉफिट 8% से कम है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, या इफ टर्नओवर आल्सो बिलो 1 करोड़ और 50 लाख। बेटा बात ये 50 को क्यों बीच में ला रहे हो यार, वो 44 एडीए का है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, वहां तो अलग बात है। 44 एडी में अगर आप दूसरा साल है, पहले साल तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले साल के बाद एक बार 44 एडी में चले जाए तो फिर बाहर निकलोगे तो ऑडिट भी जरूरी है और 6 साल तक वापस नहीं आ सकते। 1 ईयर प्लस 5 मोर ईयर वापस भी नहीं आ सकते। ये 44 एडी ये मत समझ लेना ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर 44 एडी 4 में। ये लोग सोचते हैं ऑप्शनल है, वहां शेल लिखा है, एओ शेल, तो इसलिए मैंडेटरी है 44 एडी। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री जो है वाइफ के नाम पे करवा देते हैं और लोन होता है वो उसमें को एप्लीकेंट होती है वाइफ। अब वो डिडक्शन क्लेम करने के लिए, सॉरी इंटरेस्ट की जो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से है सर। अगर वाइफ के नाम पे है तो वाइफ को डिडक्शन मिलेगी ना, आपको थोड़ी मिलेगी। अब वो लेकिन आपने पैसा दिया और वाइफ ने लोन पे कर रही है ना, तो उसका तरीका होता है जो लोन आपने भी लिया ना वो वाइफ को इंटरेस्ट दे दो और वाइफ आगे दे दे। वाइफ को लोन दे दो या वाइफ को वो दे दो इंटरेस्ट की पेमेंट, वो करे वाइफ पेमेंट। या वाइफ को इंटरेस्ट चार्ज करो, वो दे देगी और वो आगे पेमेंट कर देगी। या अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री करवा ले सर, रजिस्ट्री ज्वाइंट नेम से करवा ले, ज्वाइंट रजिस्ट्री में जो मर्जी करा लो, किसके फंड से वो इम्पोर्टेंट है। और बस ना क्वेश्चन सर कंप्लीट हो गए और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तबीयत आपका, क्योंकि मुझे 5:30 बजे तक छोड़ दिया आपने। हाँ नहीं सर, आपकी सर तबीयत खराब थी आज, मैंने सुना भी, और आज घर पे भी प्रोग्राम थोड़ी बहुत ढीली थी। जी कोई बात नहीं। हमारे चेयरमैन सर कुछ बोलना चाहते हैं सर। और सर मैं इससे पहले कि चेयरमैन सर बोले, मैं आपको बताऊं सर, ये आज हमारा 99th प्रोग्राम है, 99 प्रोग्राम है। वाह वाह, 99 के चक्कर में मत जा नहीं सर, हम इसको पूरा 100 करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को सर। और हमारा हम सबका सौभाग्य है पानीपत ब्रांच का कि आपको ऑनर करने का उस दिन अवसर मिलेगा। तो हम सभी सर बहुत आभारी हैं आपके। आपने बोला हुआ है, जरूर कोशिश करके जरूर ज्वाइन करें। जी सर। और जी चेयरमैन सर, सुरेश सर, ओवर टू यू। सर धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, हमारा जो पानीपत का फाउंडेशन डे है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बताया मुझे आपकी पर्सनल प्रेजेंस चाहूंगा। पर्सनल प्रेजेंस तो मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल। नहीं सर, बड़ा मुश्किल है, मैं आपको झूठ बोल दूं। हाँ, वर्चुअल तो जरूर आ जाऊंगा, पर्सनल बड़ा मुश्किल हो। श्योर सर, अगर कोशिश करना, अगर हाँ तो वर्चुअल तो जरूरी है। मजबूरी होती है तो मैं बॉम्बे भी गया हुआ था 3 दिन पहले, वो नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी था तो घर वाले भी मान जाते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको पता है कि आजकल हालत क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए क्या चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सीए साथियों की तरफ से और पानीपत ब्रांच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके चलिए अलावा सर, थैंक नंबर यू। हमारे साथ जुड़े हुए सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मेंबर्स का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पानीपत ब्रांच की तरफ से। तो स्पेशली हमारे सेक्रेटरी साहब काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स टू। सर खुश क्यों ना हो सर, गिरीश आहूजा सर मेरे वसीयत नाम करवा रहे थे अपनी मेरे नाम पे। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। मुकेश जी कुछ कह रहे जी, मुकेश जी बोलिए, जल्दी बोलिए। जी मुकेश जी। भूपेंद्र भाई, हाँ जी। वो गिरीश सर से डर के ना क्वेरी बीच में बोले भाई खुद ही पूछ लो, मेरे को क्यों बीच में फंसा रहे हो? सबका गुस्सा मेरे में उतर रहा है। डेट का नहीं पूछा आपने? है भाई, डेट नहीं पूछी क्या सर से? अरे ऐसी चीजें पूछोगे ना मारेंगे वहीं से तो। चलो नहीं, वो कहेंगे लास्ट दिन में बढ़ेगी। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक टू ऑल। थैंक यू।